नमस्कार दोस्तों। हेल्प ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस सत्र में बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर 4 की, जो कि है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, हमने पहले 3 लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर में हमने एनपीए देख लिया था, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उससे पहले हमने नेचर और स्कोप देख लिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना, नेचर और स्कोप देख लिया। और उसके पहले हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लिया। ठीक है, तो ये जो हमने सीरीज शुरू की थी आर मेंस की रिवीजन के लिए, आर मेंस का रिवीजन मॉड्यूल, उस सीरीज का ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 4th लेक्चर है, योगा, है ना, योगा एंड स्पोर्ट्स हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होपफुली नेक्स्ट वीक में फिनिश हो जाएगा। और मैं नेक्स्ट वीक में ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ में बिहेवियर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग भी है, 20 मार्क्स का ये भी है, 20 मार्क्स का स्पोर्ट्स एंड योगा है, और 65 मार्क्स का अराउंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये हम लोग कवर करेंगे। हम लोग अराउंड यहाँ पर 20 मार्क्स के 6 सब्जेक्ट, तो 120 मार्क्स तो ये, और 65 मार्क्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और 65 मार्क्स का एथिक्स, इनका रिविजन करने की कोशिश करेंगे। इन केस अगर ये फिनिश हो जाता है, देन आई विल थिंक कि केमिस्ट्री और फिजिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब के बारे में फिर प्लान करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं जो अप्रोचेस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके बारे में। अब अप्रोचेस का मतलब क्या होता है? अप्रोचेस मतलब है किस किस तरीके से आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग थिंकर्स आए, अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी कि इस तरह से पढ़ लो, इस तरह से पढ़ लो, इस तरह से पढ़ लो। ठीक है, धीरे धीरे अपने आप भी डेवलप हो गई कुछ थ्योरीज, कुछ को कंबाइन करके भी बता दिया गया और कुछ को अकेले भी बता दिया गया। तो ये जो अप्रोचेस हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि इन अप्रोचेस को बेसिकली दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। जो पुरानी अप्रोच है उसको ट्रेडिशनल नाम दे दिया है, और बेसिकली इसमें 7 टोटल अप्रोचेस हैं, और ये आपको दिख ही रहे हैं, इसमें 5 अप्रोचेस हैं। अब ये क्या, लेक्चर थोड़ा सा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए मैं पहले इस लेक्चर में हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न अप्रोच कवर करेंगे। ये लेक्चर्स छोटे इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आपको जब भी टाइम मिले, आप एक लेक्चर कभी भी उठा करके देख लो और वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका रिवाइज हो जाए। क्योंकि देखो, मेंस में ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता कि आपको नॉलेज कितना है, मैटर ये करता है कि आपकी रिटेंशन कितनी है। और आप चीजों को बार बार, कम चीजों को बार बार देखोगे तो रिटेंशन ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी आती है, जो क्लासिकल थिंकर्स हम शुरू से देखते आ रहे हैं उनके द्वारा दी गई थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, शास्त्रीय सिद्धांत कहलाए। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है, विज्ञान, वैज्ञानिक प्रबंधन, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर हिस्टोरिकल मेथड आता है, ऐतिहासिक पद्धति आती है। लीगल मेथड आता है, विधि पद्धति आती है। बायोग्राफिकल मेथड है, ये जीवन संस्मरण पद्धति है। और सब्जेक्ट मैटर मेथड है, ये विषय वस्तु पद्धति। और पॉलिटिकल मेथड लास्ट में राजनीतिक पद्धति। तो इन बेसिकली 7 अप्रोचेस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और ये 5 अप्रोचेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि कल होगा, तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसका पहला देखो, क्लासिकल थ्योरी है ना, शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत बेसिकली हैं कौन से? जो हमने देखा, क्लासिकल जो थिंकर्स थे उन्होंने जो जो थ्योरीज दी उनको कंबाइन करके क्लासिकल थ्योरी बना दिया। इसको और क्या क्या बोलते हैं? इसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिसर्चेस की थी। फिर इसको मैकेनिकल थ्योरी, यांत्रिकी सिद्धांत भी बोलते हैं। फिर इसको एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, प्रशासन प्रबंध सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। इसके सपोर्टर्स कौन कौन थिंकर्स हैं? हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, उर्विक, मोने रेले। ठीक है, ये आपको याद ही होंगे क्योंकि हम लोग 20 बार तो इनका नाम पढ़ ही चुके हैं। ये क्लासिकल थिंकर्स थे, इनके द्वारा दी गई थ्योरी जो है वो क्लासिकल थ्योरी, शास्त्रीय सिद्धांत कहलाई। तो अब हम शुरू में इसके फीचर्स देखते हैं, क्या क्या फीचर्स थे। देखो, पहले अपन ने देखा था, वुड्रो विल्सन ने जब बात की थी डाइकोटोमी की, उसके बाद में कोई कंटेंट ही नहीं था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। जो भी कंटेंट था वो पॉलिटिकल साइंस का था। तो इन्होंने फीचर्स में देखें अपन, तो क्या है, इन्होंने डेवलप किया इनिशियल कंटेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर इन्होंने जो स्टडी की वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की। अच्छा, अब आप देखो, ये अपन बात कर रहे हैं 1920s के आसपास की, जब क्लासिकल थिंकर्स, अपन ने जो देखा, डाइकोटॉमी का प्रिंसिपल वो आया। उसके बाद में अपन ने गोल्डन एरा देखा प्रिंसिपल्स का, तो 1920s के आसपास, इस टाइम पर ये जो जो अपन क्लासिकल थिंकर्स देख रहे हैं, है ना, जो क्लासिकल थिंकर्स है ना, ये कोई अपने शौक से पढ़ने के लिए ये सब कुछ स्टडीज नहीं कर रहे थे। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, है ना, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, वो इनको हायर करती थी। और वो हायर क्यों करती थी? क्योंकि उनको प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना होता था, है ना। जैसे वर्ल्ड वॉर और ये सारी चीजें चलेगी तो प्रोडक्शन में आपको स्पाइक करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपकी जो डिमांड्स होंगी वो मीट होंगी। तो वो सब ये लोग मेथड्स निकालते थे कि कैसे कैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। तो उनमें से ये जो जितनी भी स्टडीज है ना, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करती हैं, जितनी भी अप्रोचेस है लगभग, है ना। बीच में एक आधी अप्रोचेस जो इनफॉर्मल वाली आएगी, बिहेवियरल अप्रोच और ये सारी चीजें, अपन उसके बारे में, ह्यूमन रिलेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। परंतु ये जो क्लासिकल अप्रोच है, ये किसकी स्टडी कर रही है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। ये सपोर्ट कर रही है किसको? इकोनॉमिक या मॉनिटरी मोटिवेशन को। ये कह रही है कि भाई, पैसा, पैसे से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। जो लेबर आप काम जिससे करवा रहे हो, उसको आप पैसा दो और काम करवाओ।
फिर अपन ने पहले देखा था कि जो क्लासिकल थिंकर्स थे वो ये भी कह रहे थे कि पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही तरीके से काम करती हैं। फिर ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो है ना वो एक ही शब्द है, अलग अलग नहीं है, वो सिनोनिम्स है एक दूसरे के। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, अब तो हम क्या मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, परंतु क्लासिकल थिंकर्स कह रहे थे कि ये दोनों एक ही हैं। फिर क्लासिकल थिंकर्स क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को विज्ञान भी बना रहे थे। हमने पहले देखा था विज्ञान किसी ने बनाया था, किसी ने विज्ञान बनाने से मना किया था, फिर किसी ने आर्ट बना दिया था। तो क्लासिकल थिंकर्स क्या कह रहे थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है। फिर इनका जो फोकस एरिया था वो मैनेजरियल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे था। इसमें फ्लो ऑफ अथॉरिटी किसको माना है, टॉप टू बॉटम अथॉरिटी फ्लो करेगी, यहाँ पर टॉप अथॉरिटी बैठेगा और यहाँ पे लोएस्ट अथॉरिटी बैठेगी। फिर ये कंसिडर करते हैं मैन एज कॉग्स ऑफ मशीन, ये जो लेबर यहाँ पर काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में उसको मशीन के पुर्जों की तरह मानते हैं। तो ये भी इसका एक फीचर है। फिर इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन। ये तो हमने देखा ही, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, इनको पैसे देकर के हायर करेगी, तो वो हायर करेगी क्यों, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करेगी, और कोई कारण तो नहीं हो सकता है। फिर इसकी कुछ जो क्रिटिसिज्म है, वो क्रिटिसिज्म में देखो क्या है कि इसमें ह्यूमन इमोशन और फीलिंग्स की कहीं पर भी बात नहीं है। ये मॉनेटरी मोटिवेशन की बात करती है, इसके अलावा इसको लगता ही नहीं है कि कोई और मोटिवेशन है, तो ये सिर्फ मॉनेटरी मोटिवेशन के ऊपर एम्फेसाइज करती है। फिर ये एम्प्लॉयज को कंसिडर करती है कॉग्स ऑफ मशीन, मशीन के पुर्जों की तरह कंसिडर करती है, जो कि बहुत गलत माना गया, तो इसकी क्रिटिसिज्म इस बेसिस पे हुई। फिर इसका जो कंट्रीब्यूशन या रिलेवेंस या इंपॉर्टेंस माने अपन, तो देखो क्या है कि इसने, अपन ये पहले ही देखा, इनिशियल कंटेंट डेवलप किया, इसने बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स दिए इस थ्योरी में, जो थिंकर्स थे उन्होंने ऐसे प्रिंसिपल्स दिए। हमने देखा था 14 प्रिंसिपल्स फ्योल ने दिए, वो आज भी इतने ज्यादा रिलेवेंट है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में कि आप देखो जैसे हायरार्की है वो तो लगभग यूनिवर्सल प्रिंसिपल माना जाता है, कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सल प्रिंसिपल माना जाता है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स है ना, इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, और इस थ्योरी में जो प्रिंसिपल्स डेवलप हुए वो आज भी रिलेवेंट है। फिर प्रेजेंट टाइम में क्या है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आज वैसे भी खत्म होते जा रहा है। आपको जैसे पता है कि मैंने अपन ने एनपीए की बात की, उसके बाद में अपन बात करेंगे एनपीएम की, जो अपन ने सिक्स फेज देखा था, है ना, इवोल्यूशन में। जब अपन एनपीएम की बात करेंगे तो अपन देखेंगे कि जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है ना वो भी अब प्रॉफिट ओरिएंटेड हो रही है ना, पब्लिक सर्विस तो उसका काम है, पर उसके साथ साथ उसको पैसा भी बनाना है। ठीक है, तो ये पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस खत्म ही हो रहा है। बहुत सारी और भी ऐसी फीचर्स होते हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ले रही है, और जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ले रही है। जैसे कि अपन ने सीएसआर की बात करेंगे, तो सीएसआर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक वेलफेयर की, पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डाल दी। तो ये सारी चीजें देखें तो प्रेजेंट टाइम में ये डिफरेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता जा रहा है। फिर ये इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रमोट किया। इसके अलावा इसने थ्योरी एनरिच की। अब ये देखो पहला और पांचवा पॉइंट एक ही है, पर अपने को पॉइंट बढ़ाने से मतलब है, तो इसको घुमा फिरा करके लिख दो, अब एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बन रहे हो तो। इनिशियल कंटेंट डेवलप किया, थ्योरी एनरिच की, एक सी बात है। पर एनीवेज, अगर आपको पॉइंट बढ़ाने हैं, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो कोशिश यही होगी कि आप पूरा भर करके आओ उसको, है ना। फिर अपन ने क्लासिकल थ्योरी देख ली, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना, वैज्ञानिक प्रबंधन। अब ये जो वैज्ञानिक प्रबंधन है, इस वैज्ञानिक प्रबंधन में क्या क्या बातें की गई वो देखते हैं। सबसे पहले इसके जो सपोर्टर्स हैं वो है टेलर और गिलब्रेथ, है ना। इसमें सबसे पहले जो टेलर है उसका कंट्रीब्यूशन देखो, ये वैसे अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर ने वैसे बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, पर इसने बेसिक 4 रूल्स दिए थे। ठीक है, तो अपन उस रूल्स के बारे में देखते हैं। तो ये रूल्स क्या क्या है। सबसे पहला तो है WSCD रूल, है ना। WSCD रूल का मतलब क्या है, W से है तो वर्क एज साइंस, S से तो क्या है साइंटिफिक सिलेक्शन, C से है कोऑर्डिनेशन, और D से है डिवीजन ऑफ वर्क, है ना। ये 4 चीजों के बारे में टेलर जी बात करते हैं। अब टेलर जी क्या कहना चाह रहे हैं, तो डेवलप वर्क एज साइंस, है ना। ये कह रहे हैं कि रूल ऑफ थंब, है ना, जो आपने नियम बना रखे हैं ना ऑलरेडी, उनको तो आप करो किनारे, और जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है ना, साइंस बेस्ड, उस मेथड को अपनाओ काम करने में, है ना। वर्क को आप साइंस की तरह समझो, और इसको ऐसा करने के लिए टेलर ने एक्सपेरिमेंट्स भी किए कुछ, उसमें इसने टाइम स्टडी की, मोशन स्टडी की, और फटीग स्टडी की। तो उसने कहा कि है ना, जो आपने ये रूल ऑफ थंब बना रखा है ना कि ये काम ऐसे ही होगा, ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी और बाकी एक्सपेरिमेंट्स करके आप काम को साइंस बना सकते हो, और फिर साइंटिफिक मेथड से काम कर सकते हो। फिर इसने कहा कि साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉयज भी साइंटिफिकली सिलेक्ट किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपने एम्प्लॉय उठाया और किसी भी डिपार्टमेंट में लगा दिया, है ना, साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये कहते हैं कोऑर्डिनेशन होना चाहिए किसके बीच में, वर्क और वर्कर के बीच में, है ना, काम और वर्कर के बीच में, या वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, है ना, मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर ये डिवीजन ऑफ वर्क की बात करता है कि जब आप वर्क को डिवाइड करोगे तो साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक्स यूज करो उसके लिए, है ना। अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक्स बताई गई, उसमें आप डिवीजन ऑफ वर्क जब भी करोगे तो साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ये WSCD रूल था। फिर इसके बाद में ये रूल देते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन, है ना, मानसिक क्रांति की बात करते हैं। अब मानसिक मानसिक क्रांति में क्या कहते हैं टेलर की, जो कोऑर्डिनेशन है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, उसके बारे में, उसको इंक्रीज कैसे किया जाए, है ना, उसको इंक्रीज कैसे किया जाए। तो टेलर कहता है कि दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, ये मतलब सिचुएशन है कि यू रब माई बैक, आई विल रब योर्स, है ना।
तो वो वाली सिचुएशन है। अब मैनेजमेंट क्या ये कह रहा है कि मैनेजमेंट को प्रॉपर रेम्यूनरेशन देने चाहिए, अच्छी सैलरी मतलब प्रॉपर सैलरी देनी चाहिए, पॉजिटिव वर्किंग कंडीशन देने चाहिए एम्प्लॉय को, है ना, जो भी लेबर है उसको। और लेबर को क्या करना चाहिए, उसको एफर्ट करनी चाहिए प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब देखो इसको अगर ऐसे समझो आप, अगर ये मैनेजमेंट है ना, और ये वर्कर है, तो ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को वर्कर के लिए कुछ काम करना चाहिए और वर्कर को मैनेजमेंट के लिए। तो इससे डेवलप क्या होगा, कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, है ना। मैनेजमेंट वर्कर के लिए क्या काम कर सकता है, सैलरी अच्छी दे सकता है ना, सैलरी अच्छी दे सकता है, जो रेम्यूनरेशन है वो अच्छे दे सकता है, और वर्किंग कंडीशन, है ना, वर्किंग कंडीशन अच्छी कर सकता है। और वर्कर मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकता है, एफर्ट डाल सकता है भाई, एफर्ट डाल सकता है इसके लिए मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। अब ये हैंड राइटिंग के लिए तो आप माफ ही करना भाई, ये बड़ा ही टफ टास्क है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट काम करेगा वर्कर के लिए, क्योंकि वो वर्कर को सैलरी अच्छी देगा, पॉजिटिव वर्किंग कंडीशन देगा, तो उसके लिए लेबर काम करेगा मैक्सिमाइज प्रोडक्शन करने के लिए, और इसका रिजल्ट क्या होगा, कंज्यूमर को सस्ते और क्वालिटी गुड्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति की बात हुई। फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब टेलर इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करता है, अपवाद द्वारा प्रबंधन, है ना। अब इसमें अपवाद द्वारा प्रबंधन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है, ये एक्सेप्शन है कि लेबर को टेलर कह रहा है कि है ना, आपको जो डेली आपको छोटी मोटी समस्या आ रही है ना, कि चाय गर्म नहीं है और पानी ठंडा है, ये सारी समस्या जो है डेली रूटीन प्रॉब्लम, ये आपको अपने लेवल पे सुलझानी है। आप बार बार हर समस्या को लेकर के मैनेजमेंट के पास नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि और ये एक्सेप्शन क्या है कि आपको एक्सेप्शनली, है ना, अपवादिक रूप से ही आपको मैनेजमेंट के पास जाना है, कि ऐसी कोई समस्या आ गई जो अपवाद, ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, तो अपवाद के तौर पे ही आपको मैनेजमेंट के पास में जाना है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट का टाइम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको मैनेजमेंट का टाइम बचाना है ना, ताकि मैनेजमेंट क्या है, बाकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दे सके, है ना। तो इनडायरेक्टली इसमें टेलर क्या कह रहा है, ये लेबर यूनियंस को अपोज कर रहा है ना। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उनके जो ओनर्स होते थे, उनको उस पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, जब जो कम्युनिज्म था वो पीक पर चल रहा था, कम्युनिज्म अगर पीक पर है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी थ्योरीज देनी है, लेबर यूनियन को अपोज करने वाली देनी है। ऐसी थ्योरी देंगे तो उससे उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि लेबर यूनियन से उनको बड़ा नुकसान और बड़ा डर लगता था, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है ना, अपवाद द्वारा प्रबंधन। इसके बाद में डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की बात की, विभेदीकृत मजदूरी दर की बात की, कि है ना, अलग अलग काम के लिए भाई अलग अलग पैसा होगा। ड्राइवर है तो उसको अलग पैसा मिलेगा, कोई और मशीन, छोटी मशीन चला रहा है तो उसको अलग पैसा मिलेगा, कोई बड़ी मशीन चला रहा है तो उसको अलग पैसा मिलेगा। इसमें टेलर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं। फिर इसके बाद में फंक्शनल फोरमैनशिप, ये देखो आगे प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे हम लोग फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में। इसमें टेलर क्या करते हैं, अपोज करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को, है ना। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल्स में आएगा, पर है ना, जैसे मान लो ये एक हायर अथॉरिटी है, ये हायर अथॉरिटी है, इसके नीचे जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, है ना, और उनके नीचे भी जितने भी सबॉर्डिनेट, हर एक सबॉर्डिनेट को एक ही अथॉरिटी से ऑर्डर मिलना चाहिए, है ना, ऑर्डर सिंगल अथॉरिटी से मिलना चाहिए। बाकी हम प्रिंसिपल्स में जब यूनिटी ऑफ कमांड देखेंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये 5 इसने बेसिक चीजें बताई। क्या क्या है टेलर के, देखो 4 बेसिक रूल्स थे, है ना। सबसे पहले तो ये 4 बेसिक रूल्स में, ये WSCD रूल, मेंटल रिवॉल्यूशन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। उसके अलावा ये 5वां फंक्शनल फोरमैनशिप है। इससे तो टेलर क्या कर रहा है, ये 5वां नहीं मानो तो फंक्शनल फोरमैनशिप से यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को अपोज कर रहा है। फिर अपन देखते हैं, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव था आउटपुट को इंक्रीज करना, है ना। फिर कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना, ताकि उससे भी होगा तो आउटपुट ही इंक्रीज, है ना। तो कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। फिर साइंस, साइंस के बारे में, साइंटिफिक मेथड्स के बारे में बात करना, रूल ऑफ थंब की जगह। रूल ऑफ थंब मतलब बेसिकली ये हो गया कि आपने जो नियम ऑलरेडी बना रखे हैं उसकी जगह अब अपन साइंस बेस्ड बातें करेंगे। फिर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी की भी बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि फालतू किधर ही कुछ ही खर्च हो रहा है, कोई एफिशिएंसी नहीं आ रही इकोनॉमिक, तो ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी को। फिर इसके कुछ फीचर्स देखें, तो जो भी अपन ने पहले बातें देखी उसमें से ही कुछ फीचर्स निकाल लेते हैं। एक सबसे पहले ये साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक्स को एम्फेसाइज करता है। फिर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करता है। फिर ये सपोर्ट करता है इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी को। जब ये इकोनॉमी और एफिशिएंसी को सपोर्ट कर रहा है, तो जब हम आगे NPM देखेंगे, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नवलोक प्रबंधन, उसमें हम लोग बात करेंगे कि वो इकोनॉमी और एफिशिएंसी के बारे में बात करता है। तो इसलिए NPM को नियो टेलरिज्म भी कहा गया, क्योंकि जब टेलर इस यहाँ पर जितनी भी बातें कर रही है, टेलर ही तो बात कर रहा है। तो NPM को भी इसलिए नियो टेलरिज्म, न्यू नहीं है ये, नियो कह लो, वैसे नियो का मतलब न्यू ही है, पर नियो टेलरिज्म ही कहा गया। फिर एम्फेसाइज करता है ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन, है ना। अपन ने जो मानसिक क्रांति में बात देखी, मानसिक क्रांति में वो यही कह रहा था कि कोऑर्डिनेट करो भाई, है ना। मैनेजमेंट तो वर्कर के लिए काम करे और वर्कर मैनेजमेंट के लिए काम करे। अब मैनेजमेंट वर्कर के लिए क्या क्या काम करे, सैलरी बढ़ाए, अच्छी वर्किंग कंडीशन दे, और वर्कर क्या करे, प्रोडक्शन इंक्रीज करे, एफर्ट बढ़ाए। फिर टेलर इसमें फीचर्स में क्या है कि ये यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को अपोज करता है फंक्शनल फोरमैनशिप से। फिर ये फोकस करता है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के ऊपर, विभेदीकृत मजदूरी दर सिस्टम के रूप में अपन ने देखा।
फिर ये अपोज करता है रूल ऑफ थंब को और फोकस करता है किस पे, प्लान्ड एंड सिस्टमाइज्ड वर्क पे, है ना। जो साइंटिफिक मेथड से करेगा वो प्लान्ड होगा, सिस्टमाइज्ड होगा भाई। फिर ये अपोज करता है लेबर यूनियंस को और एम्फोसाइज करता है मॉनिटरी मोटिवेशन पे। जब अपन मेंटल रेवोल्यूशन, मानसिक क्रांति की बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट वर्कर के लिए क्या कर रहे हैं, है ना, वो यही कह रहे हैं कि आप सैलरी बढ़ा दो, अच्छे से पैसे दो इनको। तो ये मेंटल रिवॉल्यूशन में वो मॉनिटरी मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा तो और कोई मोटिवेशन की वो बात कर नहीं रहे। ठीक है, तो ये सारे इसके फीचर्स हुए। अब इसके क्रिटिसिज्म में अपन क्या बात करें कि ये एम्प्लॉय को कंसिडर करता है इंडस्ट्रियल रोबोट, है ना, इंडस्ट्रियल रोबोट कंसिडर करता है। और ह्यूमन फीलिंग्स के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं मानी जाती, सिर्फ मॉनिटरी मोटिवेशन पे फोकस करता है। फिर ये जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनके लिए ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है ना। ये सारी इतनी ज्यादा जो चोचलेबाजी हो सकती है वो तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे रूल्स कौन फॉलो कर सकता है। ठीक है, फिर ये ओवर एम्फेसाइज करते हैं साइंटिफिक टेक्निक्स पे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि रूल ऑफ थंब नाम की भी कोई चीज होती है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में चलती है, तो वो लोग अपना काम उस तरीके से चला रहे हैं। आप तो कह रहे हो हर चीज में साइंटिफिक टेक्निक लगाओ, तो ये ओवर एम्फेसाइज करता है। तो ये इसके 4-5 क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया। इसका कंट्रीब्यूशन देखें तो इसने साइंटिफिक टेक्निक दी, इसने साइंटिफिक मेथड दी है, टेक्निक जो आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होती है, जैसे सीपीएम पर्ट, ये सब है, क्रिटिकल पाथ मेथड होता है ये। अपन को ये जानने की तो जरूरत नहीं है, सीपीएम पर्ट आप ऐसे ही याद कर लेना। ठीक है, फिर अपन बात करें तो ये अप्रोच जो है सपोर्ट करती है साइंटिफिक वे ऑफ सिलेक्शन की। अपन ने पहली शुरुआत में बात करी, जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें अपन तो यूपीएससी में सीसैट का एग्जाम होता है, और आर्ट्स वाले कब से परेशान है इस एग्जाम से कि ये सीसैट मत कराओ मत कराओ मत कराओ। पर ये सीसैट एग्जाम है तो ये साइंटिफिक वे ऑफ सिलेक्शन है, क्योंकि उन्होंने कुछ सिस्टम बना रखा है, उस हिसाब से ये साइंटिफिक वे ऑफ सिलेक्शन माना है। और मैं कोई इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसे अगेंस्ट नहीं खड़ा हो जाना, पर हाँ उसका एग्जाम्पल यही है। फिर सपोर्ट करता है ये किसको, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को, ये हमने देखा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में। फिर ये एम्फेसाइज करता है किस पे, इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे, और 3E पे, है ना। 3E क्या था, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, है ना। ये 3E पे फोकस करता है। फिर अपोज करता है ये क्या, यूनिटी ऑफ कमांड को। यूनिटी ऑफ कमांड को इररेलेवेंट बताता है एडमिनिस्ट्रेशन में। हालांकि जब हम यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में तो रेलेवेंट है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ये रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, वो वहां पर हम प्रिंसिपल देखेंगे तब देखेंगे। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की बातें हो गई। फिर इसके बाद में हम देखते हैं हिस्टोरिकल मेथड। अब देखो, हम बेसिकली इतनी देर से ये इतनी चर्चा चल रही है, पर ये चर्चा चल क्या रही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब ये हिस्टोरिकल मेथड है। ये हिस्टोरिकल मेथड ऐसे कहता है कि आप, है ना, ऐतिहासिक तरीके से पढ़ लो इसको, है ना। हिस्टोरिकल मेथड मतलब ऐतिहासिक पद्धति। ये कहता है स्टडी ऑफ इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। जितने भी प्रशासनिक विभाग, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी आप स्टडी कर लो, तो आपको पता चल जाएगा, और उससे पता चल जाएगा तो फिर आप आगे उसको लागू कर सकते हो। जैसे कि एल डी वाइट की 2 किताबें हैं, है ना, द फेडरलिस्ट 1948 में लिखी हुई और द जेफरसोनियंस 1958 में। अब ये किताबों में लिखा हुआ क्या है, ये स्टडी ऑफ इनिशियल 40 इयर्स ऑफ अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट है। 40 साल की चीजें एक ही जगह पर आपको नोट करके दे दी। अब आपको कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में लागू करना है तो आप ये किताब पढ़ो और लागू करो, किताब पढ़ो और लागू करो। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल मेथड है। फिर लीगल मेथड, विधि पद्धति। विधि पद्धति के बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहले तो ये वुड्रो विल्सन का बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो डिफाइन करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ नहीं है, पर ये डिटेल्ड और सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन है किसका, पब्लिक लॉ का। जो लॉ बनाए जा रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, ये पॉपुलर मेथड है बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड में। इसमें करते क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पढ़ते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में देखो, अपन तीनों कॉम्पोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या पढ़ेंगे, स्टैट्यूटरी कमीशंस जो हैं उनके बारे में, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, है ना। एनएचआरसी बना हुआ है, या चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बना हुआ है, स्टेट इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, ये सब के बारे में पढ़ाई करेंगे, है ना। तो ये लीगल मेथड हुआ, 2 तरीके से होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की स्टडी से। ठीक है, वुड्रो विल्सन का स्टेटमेंट याद रखना, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये। आपको इंप्रेशन बनाना है एग्जामिनर के सामने, तो आपको ये सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। फिर ये लीगल मेथड के बाद में है बायोग्राफिकल मेथड। ठीक है, बायोग्राफिकल मेथड में क्या है, इसमें आप, है ना, देखो ये वो जो अपन ने हिस्टोरिकल मेथड पढ़ा ना उसके जैसे ही इसमें ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है ना, एडमिनिस्ट्रेटर की और पॉलिटिशियंस की। आप ऑटोग्राफी पढ़ोगे, उससे आप कुछ लेसन्स लोगे और उसको आप एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करोगे। तो इसमें स्कॉलर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर जो रिटायर हो गया, जिसने 35 साल मान लो नौकरी कर ली, जो 60 साल नेता रह लिया, एमपी रह लिया, एमएलए रह लिया, है ना, उसने कोई बुक लिख दी। अब आप जब ये पढ़ोगे तो आपको सब पता चल जाएगा, मतलब उसमें से आप कुछ उनके एक्सपीरियंस से कुछ तो सीख ही सकते हो, वो बता तो सब कुछ रहे ही है। जैसे अपन इसमें एग्जांपल देखें, द मेमोयर्स ऑफ सिविल सर्वेंट एक किताब है। फिर एक थ्रू द ब्रोकन ग्लास, टीएन सेशन की एक किताब है। टीएन सेशन आपको पता होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे हमारे यहाँ पे भारत के, और उनका बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट। तो
ऐसे खतरनाक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये बायोग्राफिकल मेथड हो गया। फिर सब्जेक्ट मैटर मेथड है। तो सब्जेक्ट मैटर में अपन ने देखा विषय वस्तु पद्धति है, तो इसमें ये प्रमोट किया गया वॉलकॉट और गॉस के द्वारा। इसमें क्या है कि अपन स्टडी करेंगे किसकी, जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उनकी, है ना, एजुकेशन की, हेल्थ की, ये सब की स्टडी करेंगे। कमीशन, अलग अलग कमीशन की जो रिपोर्ट आती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कोड बने हुए हैं, इन सब की अपन स्टडी करेंगे, है ना। तो ये सब्जेक्ट मैटर मेथड में आ जाएगा। फिर लास्ट में पॉलिटिकल मेथड है, राजनीतिक पद्धति। तो ये क्या कहते हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूट्स पॉलिटिकल विल एंड पॉलिटिकल डिसीजन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता क्या है, पॉलिटिकल विल को ही तो एग्जीक्यूट करता है, पॉलिटिकल डिसीजन को ही तो एग्जीक्यूट करता है। चाहे वो विल बाद में पॉलिसी का फॉर्म में ले रही है, पॉलिटिकल डिसीजन पॉलिसी का फॉर्म ले रही है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो पॉलिटिकल मेथड कहता है कि आप पॉलिटिकल, जितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी ना, उतनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होगी, है ना। तो ये राजनीतिक पद्धति कहती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो ये हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेस देख ली। इसके बाद में हम मॉडर्न अप्रोचेस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिन लोगों को आगे भी ये सारे लेक्चर्स देखने हैं वो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, और ताकि आपको जो लेक्चर्स हैं वो टाइम टू टाइम, क्योंकि हम लोग अभी तो डेली शायद एक ही लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, पर आगे 2-3, ताकि जल्दी से ये एक महीने में, एक जब आपके पास एक महीना रिमेनिंग रहे तब तक आपका ये सिलेबस एटलीस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट 200 एंड सम 50 मार्क्स, 250 नंबर का सिलेबस आपके पास में ऐसा कैसा पड़ा रहे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।